हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जब हम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम के एनालिसिस करते हैं, मोशनल एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। दरअसल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी स्टील या एल्यूमिनियम का बना हुआ फ्रेम नहीं होता, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पहले से जानते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाते हो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया, प्रोबेबली आप मैथ में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो मैकेनिक्स में यूज होते हैं। जैसे किसी बॉडी का अगर वो स्टेशनरी है या मोशन में है, तो उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका जर्क एट्सेट्रा डिसाइड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अलावा बीटेक में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, टीएन कोऑर्डिनेट सिस्टम, टीएन का मतलब टेंजेंट नॉर्मल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है मैकेनिक्स में, और कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बॉडी के किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप एनालिसिस करते हो, फिर पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आती है, फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो जर्क आता है। तो ये आपको बेसिक आइडिया है कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम attached to a specified body relative to which the position of a body or a particle the time of an event occurring in space can be described is known as space time frame of reference। इस डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, इसको बोला गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कोई बॉडी हो सकती है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो सकता है, सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर होगा। इसके सेंटर ऑफ मास में सपोज इसका सेंटर ऑफ मास इस रेड कलर के कर्व पे मूव कर रहा है, ऐसा इमेजिन कर लो। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताएगा। सेंटर ऑफ मास का इंस्टेंटेनियस जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड होंगे, उस सेंटर ऑफ मास में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है, उसको दिखा दिया। तो ये सारी जो काइनेमेटिकल पैरामीटर्स हैं, इसके एनालिसिस करने के लिए ऑब्वियसली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का होना ज़रूरी है, इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। सो वी हैव फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। सो फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब इधर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को न्यूटन ने कैसे डिफाइन किया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर किसी बॉडी या सिस्टम के एनालिसिस करते हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ करेक्टली डिस्क्राइब होते हैं, करेक्टली डिस्क्राइब होते हैं विदाउट एनी डेविएशन इन कैलकुलेशन। और सेकेंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग होता है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, उसमें एक्सीलरेशन है, तो उसको आप बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ? या तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी,
या डिक्रीज हो रही होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, तो इसको आप बोलोगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल को डिफाइन करते हैं कि उसमें जब किसी बॉडी के एनालिसिस करते हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकेंड लॉ करेक्टली डिस्क्राइब नहीं होते, उसमें डेविएशन आ जाता है। उसके लिए न्यूटन ने कुछ प्रोविज़न दिया, सूडो फोर्स का प्रोविज़न, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो we will discuss about inertial frame of reference. So inertial frame of reference is one in which Newton's first law and second law correctly describe the motion of a body in the presence of external forces. अब देखो इसमें कुछ समझाने की कोशिश करी गई है। ये कोई बॉडी है, उसका मास स्मॉल m है और उस पर रियल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, Fn. These are real external forces acting on the body, and this is inertial frame of reference. Suppose an observer is standing in this frame, or observer is fixed to this frame, and acceleration of this frame is 0. तो acceleration 0 का मतलब either velocity constant और velocity 0। तो किसी ऑब्जर्वर की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या 0 है तो उस ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। इस ऑब्जर्वर को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर सकते हो, या एक्स वाई जेड को भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर सकते हो। और ये ऑब्जर्वर इस बॉडी के एनालिसिस करने जा रहा है। दरअसल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने पर्सनिफिकेशन कर दिया, ऑब्जर्वर का रूप दे दिया है। उससे आपको रियलाइज़ करना आसान होगा, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्वर बन के सोचोगे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। तो इस फ्रेम में आप फिक्स हो। आपका नाम क्या है? इनर्शियल फ्रेम। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में एक यूनिक एक्सेलरेशन है, डिनोटेड बाय AC वेक्टर, एंड दीज आर रियल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि इन दिस फ्रेम न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द मोशन। तो जब सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन है तो ऑब्जर्वर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा वो देखो। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट आपने पढ़ा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ सिस्टम इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्सेस आपने डायग्राम में इन फोर्सेस दिखाए थे, तो इन फोर्सेस का वेक्टर सम लेना होगा। वेक्टर सम ऑफ इन फोर्सेस इक्वल्स मास इनटू लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। न्यूटन सेकेंड लॉ ये जो आपने लिखा है इसका लिमिटेशन होता है कि सिस्टम का मास कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। नाउ सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन सिखा दिया है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। आई मीन दिस इज सम यूनिक एक्सेलरेशन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट शुड बी नॉन जीरो। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो फिर इस सिस्टम के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। अगर इसमें एक ऑब्जर्वर फिक्स कर दूं और इस ऑब्जर्वर की बॉडी की वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो जब ये ऑब्जर्वर उसी बॉडी के एनालिसिस करेगा तो डेफिनेशन कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करेंगे इसके मोशन को। सपोज इस ऑब्जर्वर ने सेंटर ऑफ मास में एक एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया, इसी ऑब्जर्वर ने इसके सेंटर ऑफ मास में एक एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू NIF AC, एंड F1, F2, F3, Fn
दीज आर प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल रियल फोर्सेस। तो न्यूटन का ये कहना है कि अगर आप सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करेगा। मीन्स व्हाट? अगर आप रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज लेते हो, रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल रियल फोर्सेज लेते हो, तो एम इंटू ए सी के बराबर नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो न्यूटन ने एक प्रोविजन दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स क्या होता है? न्यूटन ने ये बताया कि अगर उस बॉडी और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर एक स्यूडो फोर्स कंसिडर कर लो, ये लगता नहीं है, सिर्फ प्रोविजन लेना पड़ता है सेटिस्फाई कराने के लिए। एक स्यूडो फोर्स कंसिडर कर लो जिसको ऐसे डिफाइन कर लो, माइनस एम इंटू ए एफ, वेर एम इज मास ऑफ द बॉडी और अ सिस्टम एंड ए एफ इज एक्सलेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो रियल फोर्सेस के साथ साथ एक स्यूडो कंसिडर कर लो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ करेक्टली डिस्क्राइब हो जाएगा। माइनस लगने का मतलब क्या हुआ कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू ए फैक्टर लेना होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। तब देखो ये कैसे, यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एफ स्यूडो प्लस रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल रियल फोर्सेस, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्यूडो, माइनस एम इंटू एफ, and this is resultant of all real external forces equals m into AC, where AC is what? Acceleration of center of mass of the body or the system with respect to NIF, and m is mass of the body or the system. I mean pseudo consider करने के बाद अब ये इक्वल हो सकता है, न्यूटन सेकेंड लॉ प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन अगर आप ये स्यूडो कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ एक्सटर्नल रियल फोर्सेस काउंट करोगे, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर इक्वल लगा है तो न्यूटन ने बताया कि आपको एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। दरअसल इसका डेरिवेशन होता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये स्यूडो की नीड यहाँ पे क्यों है, कैसे ये इक्वल हो गया, इसका डेरिवेशन आपको इस बुक के वॉल्यूम 2 में एक्सप्लेन करा जाएगा। वॉल्यूम 1 में आपको डेरिवेशन कम मिलेंगे बट एनालिसिस मिलेगी आपको, तो आपको सिखा दिया जाएगा। अभी आप इसको इसी तरह से लर्न कर लो कि स्यूडो का फॉर्मूला होता है माइनस एम इंटू एफ, देन ऑल रियल एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिडर टुगेदर and this becomes equal to m into AC. So Newton's second law is described after the consideration of pseudo force. अब मैं इसमें आपको कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो मैथमेटिकल मेथड हो गया, जरा डायग्राम इसको फिर से समझ लो। देखो, अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन है से AF, तो इक्वेशन बनाने से पहले जो बॉडी के एनालिसिस आप कर रहे हो उसके सेंटर ऑफ मास पे जस्ट अपोजिट टू AF, जस्ट अपोजिट टू AF, देखो एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करोगे। स्यूडो का मतलब इमेजिनरी, ये रियल का लगता नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोविजन है। और वेक्टर एक्सप्रेशन होगा माइनस एम इंटू AF, माइनस इसलिए लगा है बिकॉज दिस वेक्टर इज अपोजिट टू AF, m is mass of the body and F is acceleration of frame of reference। स्यूडो कंसिडर कर लो, सारे रियल फोर्सेस दिखा लो, स्यूडो के साथ साथ सारे रियल फोर्सेस का वेक्टर रिजल्टेंट ले लो, वो इक्वल टू एम इंटू AC कर दो, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो सकता है या होगा, एग्जैक्टली होगा। इस डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पढ़ा, इसमें डिस्कशन करने वाली बात यह है कि क्या इस यूनिवर्स में ऐसा कोई फ्रेम है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन 0 है।
तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट, स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट, सैटेलाइट का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ एक डेफिनेशन है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे थोड़ा बहुत हो सकता है आप सुने होंगे किस यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी शायद आपने सुनी होगी। रेडिएशन और मैटर एक कॉम्प्रेस बॉल के फॉर्म में था और अचानक एक एक्सप्लोजन हुआ, बिग एक्सप्लोजन, उसको कहते हैं बिग बैंग, और ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सैटेलाइट्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो उस बिग बैंग के बाद क्या हुआ? ये सारे स्टार्स, गैलेक्सीज जो भी हैं, दे आर रिसेडिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कहा जाता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ये अभी भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ग्रेविटी की थ्योरी से इन पर इनवर्ट फोर्स, आपके यूनिवर्स के सेंटर की तरफ एक इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यानी सपोज ये यूनिवर्स का सेंटर है और ये कोई गैलेक्सी ऐसे दूर जा रही है, तो इस गैलेक्सी पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स के सेंटर की तरफ लग रहा है। यानी कि इस गैलेक्सी के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब गैलेक्सी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसमें कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है और किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो हम किसी भी XYZ फ्रेम को किसी भी स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट पे फिक्स कर दें तो ऑब्वियसली उसका भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो फिर वो भी एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। लेकिन फिर हम लोग ये सब पढ़ते पढ़ाते क्यों है, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जो मेरी अर्थ है, अपनी अर्थ, उसमें दो तरह का मोशन है। एक तो एक्सिस के अबाउट 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो अगर अर्थ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो वो एक्सिस से अबाउट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में उस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी चेंज होगा, उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जर्वर है उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, तो भी इनर्शियल फ्रेम नहीं हुआ। दूसरा क्या है? अगर ये सन है तो सन के अराउंड ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ का एक रिवोल्यूशन होता है। ड्यूरिंग 1 ईयर 365.25 डेज में अर्थ का रिवोल्यूशन होता है। तो अगर अर्थ पे एक ऑब्जर्वर फिक्स कर दो तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा? सन के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो उसकी भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो उसका भी एक्सलेशन जीरो नहीं होगा। तो अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जर्वर फिक्स करते हो उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा और वो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अर्थ के रिवोल्यूशन और एक्सियल रोटेशन की वजह से जो किसी ऑब्जर्वर की बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसका मैग्नीट्यूड अर्थ के सरफेस पे मूव करने वाले जो अदर बॉडीज हैं, जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गया, कोई टैक्सी हो गया, ये सब जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है जो मूव करते हैं अर्थ के सरफेस पर और जो एक्सेलरेशन गेन करते हैं, तो इनकी एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में वो जो ऑब्जर्वर अर्थ के सरफेस पे आप खड़ा करे हो, अर्थ के मोशन की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम होता है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो जो ऑब्जर्वर अर्थ पे फिक्स है उसकी बॉडी का एक्सेलरेशन टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है और कह सकता हूँ कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक ऑब्जर्वर जो अर्थ पे फिक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम है। तो अर्थ के सरफेस पे कभी भी हम लोग एक फ्रेम को फिक्स करते हैं, ऑब्जर्वर को फिक्स करते हैं,
तो उसको अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम माना जा सकता है। और फिर हम लोग किसी भी सिस्टम की एनालिसिस कर सकते हैं सिर्फ रियल फोर्स दिखा के। इसलिए मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे फिक्स करेंगे और उसको इनर्शियल फ्रेम लिख देंगे, मगर याद रहे वो अप्रॉक्सीमेट इनर्शियल होगा, वो एब्सोल्यूट इनर्शियल कतई नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन तो उसकी बॉडी में होता है। ये बात अलग है कि नेग्लिजिबल होने की वजह से हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट इनर्शियल होगा। और तो जब किसी सिस्टम के एनालिसिस करवाएंगे उससे, तो स्यूडो फोर्स नहीं दिखाएंगे, सिर्फ रियल एक्सटर्नल फोर्स दिखाएंगे और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जैसी सिचुएशन होगी वैसा अप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लेक्चर। तो मैंने आपको डायग्राम से समझाया कि अगर किसी ऑब्जर्वर की बॉडी में नॉन जीरो एक्सेलेरेशन होगा तो उसका नाम होगा NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब ये किसी सिस्टम के एनालिसिस करेगा तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे एक स्यूडो फोर्स कंसिडर करेगा। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन एफ वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड होगा m इंटू एफ। एम किसका मास होगा? बॉडी का मास होगा। और क्या दिखाओगे? रियल एक्सटर्नल फोर्सेस F1, F2, F3, Fn। और स्यूडो और रियल सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेना होगा, इक्वल टू m इंटू ए सी करना होगा। आई मीन आप सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे। अगर आप एक ऑब्जर्वर बन के यहाँ खड़े हो और आपको AC जीरो दिखता है, मतलब इस ऑब्जर्वर ने ये देखा कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या जीरो वेलोसिटी से रुका हुआ है, तो AC जीरो हो जाएगा। तो फिर m इंटू ए सी में AC का एक्सप्रेशन जीरो होगा, उसको आप कहोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और अगर एनालिसिस इनर्शियल फ्रेम करेगा तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्राउंड ऑब्जर्वर की बॉडी में एक्सेलेरेशन एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होता, बट अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। इसलिए इसकी वेलोसिटी को अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मान सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली। तो ये स्यूडो कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ रियल एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पर दिखाएगा और रियल एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा उसको इक्वल टू m इंटू ए सी करेगा। ये AC इसी ने ऑब्जर्व किया है। और अगर इस ऑब्जर्वर ने AC को जीरो महसूस किया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाएगा, और अगर AC को नॉन जीरो फील किया तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगाएगा। तो जब भी हम लोग कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर दिखाते हैं तो उसको एक अप्रॉक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं और बिना स्यूडो दिखाए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब भी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अगले टर्न पे, तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में मैं इनर्शियल फ्रेम इस्तेमाल करूँगा तो किसी क्वेश्चन में नॉन इनर्शियल फ्रेम इस्तेमाल करूँगा, तो ये मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो आज बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।